मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, बराबर है, मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेंगी, वो एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करने के कारण वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी बेटा, एबनॉर्मली कम हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो जो हेंस सच सॉल्यूशन शोज एबनॉर्मली लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर जब कभी एसोसिएशन ऑफ नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में होगा तो ध्यान में रखना है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप कम हो जाएंगी और उसमें एबनॉर्मल आपको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास डबल होते हुए दिखाई देगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, एंड एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाला, जिसको मैंने 5th नंबर दिया है, वो आपका टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। व्हाट इज मीन बाय वेंट ऑफ फैक्टर? ठीक है, ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? तो वेंट ऑफ फैक्टर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप जो एक्चुअल ऑब्जर्व कर रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका रेशियो किसके साथ? उसका रेशियो है ऑब्जर्व फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द प्रॉपर्टी ऑब्जर्व फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है आपको क्या है, ये एक रेशियो है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हो आई मीन्स आपका वेंट ऑफ फैक्टर, जो अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा पी थेरोटिकल। अब ये डेल्टा पी ऑब्जर्व क्या है, बराबर है, तो इसको पहले हम समझ लेंगे। डेल्टा पी का मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बराबर है। तो ये जो आपको डेल्टा पी दिख रहा है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर, दैट इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थेरोटिकल दिख रहा है, इज इक्वल टू ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थेरोटिकल इज नथिंग बट दी वेंट ऑफ फैक्टर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट थेरोटिकल। या फिर आप वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऐसा भी बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व एट ऑब्जर्व स्टेट डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ थेरोटिकल। तो दैट इज नथिंग बट डी वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एम थेरोटिकल। इज इट क्लियर? So definition of Vent of factor is given as to these types is the ratio of observed colligative property produced by a given concentration of electrolyte solution। जो आपको दिया है concentrated electrolytic solution, उसकी observed colligative property and the property observed for the same concentration of solution, और उसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है यानी थेरोटिकल प्रॉपर्टी, उसका जो रेशियो रहेगा बेटा एम ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एम थेरोटिकल। तो ये जो रेशियो रहेगा आई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एन थेरोटिकल, ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब सिमिलरली आपको पता है एक चीज़ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर मास कम होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम होती है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ये हमने देखा था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास है तो आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो अभी मॉलिक्यूलर मास के संदर्भ में उल्टा हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एम थेरोटिकल पहले आएगा ऊपर, थेरोटिकल डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है वो नीचे चली जाएंगी और जो थेरोटिकल प्रॉपर्टी है ऊपर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? समझा आपको? तो यहाँ पे बेटा आपका वेंट ऑफ फैक्टर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो दिया है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये कैसे आप डिफाइन करोगे, उसके लिए आपको बेटा एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सॉलिड का डाइल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉलिड पार्टिकल्स है, अब उसका क्या हो रहा है, डाइल्यूशन कर रहे हो आप, है ना, तो उसमें x मोल्स ऑफ AM प्लस वाई मोल्स ऑफ BN माइनस
है, डिसोसिएशन हो गया तो प्लस माइनस ये क्वांटिटी आपको मिल गई। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय अ डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, ये 2 नंबर है आयंस के, प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट AXBY दैट इज X प्लस Y इज नथिंग बट डी एन डैश, ये आपको याद रखना है। तो ये जो एन डैश है ना, ये कहाँ से आया है, हमने क्या किया, एक जनरल डिसोसिएशन रिएक्शन को कंसिडर किया जिसमें AXBY ये क्या है आपका सॉलिड पार्टिकल है जिसका डिसोसिएशन होने जा रहा है सॉल्वेंट में। तो जब वो सॉल्वेंट में जाएगा तो क्या इसका डिसोसिएशन होने के बाद ये क्या फॉर्म में आ जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट AXBY दैट इज X प्लस Y इज नथिंग बट एन डैश। तो यहाँ पे एन डैश आपको अगर समझ गया है तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डेजिग्नेटेड बाय अ लैम्बडा, ठीक है, तो डिग्री अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू m थेरोटिकल माइनस m ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, m थेरोटिकल में से m ऑब्जर्व को माइनस करना है डिवाइडेड बाय फिर से m ऑब्जर्व, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n डैश माइनस 1। ये अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको आप डेरिवेशन बोलते हो। और अकॉर्डिंग टू दैट डेरिवेशन आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, m थेरोटिकल माइनस m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व मल्टीप्लाइड n डैश माइनस 1। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी पोर्शन क्लोज हो जाता है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट चैप्टर इज नथिंग बट दी सॉलिड सॉल्यूशन। और बेटा ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना, ये आपको मैं बताता हूँ, जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर वो मेटल के फॉर्म में है तो हम उन मेटल का क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, है ना, इनटू इट्स मोल्टन स्टेट, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अलॉय। तो फिर क्या बनाते हैं, वो सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय बनाते हैं, बराबर है। अब ये अलॉय अगर बनाते हैं इसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आपको होमोजीनियस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में एक में क्या करना है, मिक्स करना है, तब आपको क्या मिलता है बेटा, अलॉय। तो अलॉय इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। सो अलॉय इज नथिंग बट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेटा आपको पहले दिमाग में ये डालना है, इट इज़ अ सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। इसमें 2 मेटल या 2 से ज़्यादा मेटल का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज़ नथिंग बट दी सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए सॉलिड सॉल्यूशन में हमको कुछ अलॉय जो दिए हैं उसके बारे में देखना है। सबसे पहला आपका अलॉय है ड्यूराल्युमिनियम, ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम का प्लस कॉपर का प्लस आपके मैग्नीज का और मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज का ये क्या होता है, ड्यूराल्युमिनियम एक अलॉय होता है। ये चारों मेटल को जब मोल्टन स्टेट में एक मिक्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ड्यूरा एल्यूमिनियम बनता है। और ये जो ड्यूराल्युमिनियम है ये स्पेशली क्या होता है, किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैसे होते हैं बेटा, बहुत वजन में कैसे चाहिए, हल्के चाहिए, क्योंकि उनको आसमान में उड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वेट में थोड़ा सा कैसा कम रहना चाहिए, इसलिए ड्यूराल्युमिनियम लेते हैं, क्योंकि इसका जो हार्डनेस होता है वो ज़्यादा होता है और इसका वेट कैसे होता है, कम होता है। तो ड्यूराल्युमिनियम इज़ अ अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, इन चारों का क्या है वो अलॉय है। उसके बाद आपका है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, दूसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। अब एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का क्या कंपोजिशन है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज, इन तीनों का मिक्सचर होता है तो बनता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, बड़े बड़े स्टैचू, मूर्तियाँ बनाने के लिए इसका यूज़ होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन लीड मीन्स Pb, व्हेन लीड कंबाइन विथ 10 to 20% antimony, that is nothing but ESB, 10 to 20% antimony,
जब आप लीड को कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, इज़ यूज फॉर मेकिंग द बुलेट्स। जो बंदूक की गोलियां होती है ना, वो बंदूक की गोलियां बनाने के लिए क्या करते हैं, लीड के साथ 10 से 20% एंटीमनी को मिलाया जाता है, तो बंदूक की गोलियां बनती है। और शार्पनेल, जो आप पेंसिल छीलने के लिए यूज़ करते हो शार्पनेल, उसमें जो ब्लेड लगी रहती है ना, वो बहुत हार्ड ब्लेड होती है, और वो किसका कॉम्बिनेशन रहती है, लीड प्लस 10 से 20% एंटीमनी का कॉम्बिनेशन रहती है। तो वो एक अलॉय होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होने के कारण और उसको जल्दी उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, इसलिए उसको लीड स्टोरेज बैटरी में एज अ प्लेट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक और अलॉय है लीड और 10 to 20% एंटीमनी। उसके बाद ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है बेबिट मेटल। बेटा ये 2017 की एग्ज़ाम में, स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा था कि अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, टीन एंड कॉपर इज ऑल्सो नोन एज बेबिट मेटल, ये आपका ऑप्शन था। और ये बेबिट मेटल कहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है, जो मशीन बियरिंग होती है, जिसमें मशीन में जो बियर छर्रे बोलते हैं ना, छर्रे यूज़ होते हैं, बड़े बड़े छर्रे यूज़ होते हैं, वो किसके बने होते हैं, बेबिट मेटल के, वो बेबिट मेटल होता है। और बेबिट मेटल किसका कॉम्बिनेशन है, एंटीमनी, टीन और कॉपर का। ठीक है, तो इट इज़ अ अलॉय ऑफ एंटीमनी, टीन एंड कॉपर, दैट इज नथिंग बट द बेबिट मेटल। सो इट इज़ यूज्ड इन द मशीन बियरिंग। इज इट क्लियर? तो ये मशीन बियरिंग में आने वाली चीज़ है बेबिट मेटल। उसके बाद है स्पाइजेलेसिन। नेक्स्ट अलॉय है सॉलिड सॉल्यूशन आपका स्पाइजेलेसिन। ये जो स्पाइजेलेसिन होता है, इसमें 5 से लेकर 20% क्या होता है, मैग्नीज होता है, किसके साथ, आयरन के साथ। तो स्पाइजेलेसिन में 5 से 20% मैग्नीज होता है आयरन के साथ। और फिर जो नेक्स्ट अलॉय है आपका, मीन्स नथिंग बट सॉलिड सॉल्यूशन है, उसका नाम है फेरोमैग्नस। क्या नाम है, फेरोमैग्नस। फेरोमैग्नस में 70 से 80% आपका मैग्नीज होता है और 30 से 20% आपका आयरन होता है, तो हम उसको फेरोमैग्नस बोलते हैं। इसको हम हार्ड स्टील भी बोलते हैं। और इसका काम होता है रेलवे की पटरियाँ बनाना, बराबर है, रेलवे की पटरियाँ बहुत मजबूत चाहिए ना, तो रेलवे की पटरियाँ बनाना या फिर हार्ड स्टील के तौर पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होना, दैट इज़ नथिंग बट द फेरोमैग्नस। तो फेरोमैग्नस में क्या होता है, 70 से 80% मैग्नीज होता है और 30 से 20% आपका आयरन होता है। उसके बाद है लास्ट वाला आपका सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नेनिन। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में मैग्नेनिन के बारे में क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेनिन में क्या होता है, 84% कॉपर होता है। कितना, 84% कॉपर होता है, 12% आपका मैग्नीज होता है और 4% आपका निकेल होता है। इसका जो यूज़ है मैग्नेनिन का, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एट 0 है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट के वर्क पर काम करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेनिन को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अवर some solid solution which are given in your topic under heading solution and colligative properties। बराबर है। तो इस तरीके बेटा हमने कल और आज मिला के क्या किया है, सॉलिड सॉल्यूशन एंड मीन्स सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। देखिए कल का पोर्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर जो आज मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नीट और MST CET में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था और बहुत ही ज़्यादा आपको है ना काम का था। तो अभी आपको क्या करना है, इस जो पार्ट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करना है और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो मैं यहाँ पे आपका अपना टॉपिक क्लोज करता हूँ।